हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम आदित्य है और मैं आईटी खड़गपुर का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आप सबको वेलकम टू द बैच विजय एनसेट 2026। तो आज हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना टाइप का इकोनॉमिक्स होता है। जैसे आपको पता होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसको समझेंगे कि मैक्रो किस टाइप के इकोनॉमिक्स को बोलेंगे, मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ में हम लोग किस टाइप के इकोनॉमी, कितने लार्जर पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखेंगे, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज एक बेसिक सा लेक्चर है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी है 11th का। तो हम इसको वाइंड अप करेंगे आज। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये एक टाइप का साइंस है। मतलब ये एक टाइप का ह्यूमन बिहेवियर को शो करता है। मतलब हम लोग कैसे अपने रिसोर्सेस जो है, मतलब जो चीज हमारे पास है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं। मतलब देखो, आपके पास कुछ एक चीज होगा, मतलब आपके पास मान लो पैसा है। तो आप, ऐसा नहीं कि आप हर चीज कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। आपके पास एक लिमिटेड पैसा होगा। तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे, हाँ मुझे अभी बाहर जाना है या मुझे पैसे सेव करने हैं, मुझे कुछ खरीदना है। तो एक टाइप का बिहेवियर है, ह्यूमंस का एक टाइप का बिहेवियर होता है, टेंडेंसी होता है कि वो हर चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं ना, एक टाइप का साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है। देखो, इधर एक वर्ड लिखा है स्कैर रिसोर्सेस, स्कैर्स रिसोर्सेस। स्कैर्स मतलब कम, जो हमारे पास कम है। जैसे हमारे पास, हम जब एग्जाम आ जाएगा तो हमारे पास टाइम कम रहेगा। जब कुछ ज्यादा महंगा खरीदना होगा तो मनी, जैसे पैसा कम रहेगा। तो सब कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास हमको स्कैर्स लगने लगता है। तो वैसे ही जो भी रिसोर्सेस स्कैर्स में होते हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेगा, एक देखो, आप तो हमेशा आप में ही सीमित होकर नहीं रहोगे ना, और भी लोग होंगे, ठीक है। आपको कभी सोचना हो कि हाँ वो कैसे अपने पैसे को लगाएगा, मैं कैसे लगाऊं, मैं कैसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, तो वो सब चीजें, तो वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which is concerned with the allocation of scarce resources in such a manner that consumers are able to maximize their profit and society is able to maximize its social welfare। देखो, इसमें क्या है ना, कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं। मतलब देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो, कंज्यूमर हो, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है। तो आप लोग देखो कि मैं इस लेक्चर से कितना अपना बेनिफिट निकाल सकता हूं। देखो, आप एक देख रहे हो, 5 मिनट बाद स्क्रॉल करने चले जा रहे हो इंस्टाग्राम। तो इसमें क्या है, आपका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं आएगा। आप पेन कॉपी लो, आराम से बैठो और जो नोट्स आपको समझ आते, ऐसा नहीं कि इधर से देखा कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। देखो, आप एक स्लाइड पढ़ो, थोड़ा देर पॉज करो, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी समझ में आया वो लिखो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद आप, जब आपको मैं और एक वीडियो में एक चीज बताऊंगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। वो भी करके आप इजीली कर सकते हो। आप छाप दोगे, मैं जो लिखा हूँ वो सर लिखा हूँ, वो मैं कॉपी में छाप लेता हूँ, नोट्स बन गया इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको जो समझ आ रहा है एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, रिवाइज करने में मदद आएगा। तो चलो देखते हैं, कंज्यूमर कौन हो आप हो, ठीक है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपका प्रोड्यूसर हूँ, और आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम कौन सा बिहेवियर स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ चलो पढ़ लिया, हाँ पैसा दे दिया, ऐसा नहीं। हम जो भी चीज इन्वेस्ट करें उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। जैसे हम टाइम को, हम किसी, जैसे आप इस लेक्चर को देखने में टाइम दे रहे हो, तो आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेके जाओ, ठीक है। तो आप अपने जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसको मैक्सिमाइज करो। और जो सोसाइटी है वो क्या करता है, मैक्सिमाइज इट सोशल वेलफेयर, ठीक है। मतलब देखो, जो भी चीज है, मतलब आप कहीं पे पैसा दे रहे हो, कहीं पे आप कुछ सोशल वेलफेयर कर रहे हो, तो आप ये एम रखो कि मैं इसका पूरा 100% यूज करूं, ठीक है। जैसे देखो, गवर्नमेंट कुछ स्कीम दे रहा है आपको, जैसे आईआईटीज में पढ़ने के लिए स्कॉलर लोन होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट देती है, या फिर बहुत सारे बैंक्स देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट में। तो आप उसका यूज लो, ठीक है। तो आप क्या हो, वो सोशल वेलफेयर कर रहा है गवर्नमेंट, और आप उसका फायदा ले रहे हो, उसको मैक्सिमाइज यूज करो, ठीक है। तो देखो, यही है इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिकली ये एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग यही बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक्स में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो आपका रिसोर्सेस है, फिर रिसोर्सेस के बाद आपका आएगा स्कैरसिटी, रिसोर्सेस का स्कैरसिटी, फिर उससे जन्म लेता है चॉइस, ठीक है। यही जो तीन कीवर्ड्स है ना, इसको लेके ही पूरा इकोनॉमिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखो,
तो रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस ऐसी चीज है जो हमको सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है, हम उसको यूज करें, हम उसको कहीं पे स्पेंड करके या हम उसको कंज्यूम करके हम सेटिस्फैक्शन ले पाए। जैसे देखो, रिसोर्सेस मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are used to produce other goods and services, example land, labor, tools and machine। देखो, हम एक मशीन ले रहे हैं तो वो भी एक रिसोर्स है, और उस मशीन से हम कुछ बनाएंगे, जैसे पेपर बनाएंगे या प्लेट्स बनाएंगे या कुछ स्टील का मैन्युफैक्चर करेंगे, कोई इंजिन बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो बन रहा है वो भी रिसोर्स है। तो एक रिसोर्स से दूसरा चीज बन रहा है और एक रिसोर्स बन रहा है, तो वही है रिसोर्स, ठीक है। मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिसको यूज करके हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। जैसे लैंड, लैंड एक रिसोर्स है, हम उसमें स्कूल बनाएंगे, हम उसमें कॉलेज बनाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो भी क्या है, एक रिसोर्स है और एक रिसोर्स पैदा हो रहा है जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में जाता है। तो एक टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज यूज करके हम और एक टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, वही है रिसोर्स, ठीक है। तो देखो, इसमें लिखा है एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज अ रिसोर्स। देखो, आपको खाना सेटिस्फाई करते हैं, छोले भटूरे सेटिस्फाई करते हैं, आपको मोबाइल में गेम खेलना सेटिस्फाई करता है, आपको मोबाइल में रील देखना सेटिस्फाई करता है, तो वो सारी चीजें क्या है, रिसोर्स। देखो, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में तो एग्जैक्ट ये नहीं है, बट आप एक पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जैसे आप समझ पाओ। तो कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है। तो देखो, एक आदमी होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम देखेंगे कि हाँ, बोल पाएंगे ये आदमी है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये छोटा बच्चा है, ये बूढ़ा आदमी है, ठीक है, ये मिडिल एज मैन है। तो सबके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कोई आइडेंटिटी कार्ड पहन के थोड़ी घूम रहा है मैं ओल्ड आदमी हूँ, ठीक, आप आइडेंटिटी कार्ड देखे जाने, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वैसे रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला तो है जो रिसोर्स होता है ना वो हमेशा स्कैर्स ही रहता है। एक्चुअली रिसोर्स अगर स्कैर्स नहीं रहेगा तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हो वो इसी चीज की वजह से हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेस को, जो स्कैर्स रिसोर्स है, उसे कैसे यूज करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो पहला तो हमारा यही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है कि रिसोर्सेस स्कैर्स हैं, ठीक है। फिर रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मान लो तुम्हारे पास रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब मान लेता हूं मैं, तुम्हारे पास मनी, पैसा है, ठीक है, पैसा से बहुत रिलेट करते हो ना, ठीक है। देखो, पैसा है, तुम पैसे को खाने में खर्च करोगे, पैसे को कोई बैच खरीदने में यूज करोगे, पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पास क्या है, रिसोर्स एक ही है जो कि है मनी, बट उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो रिसोर्स का दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, क्या है, पहला तो है रिसोर्सेज आर स्केर्स, दूसरा हो जाता है रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज है जो सिर्फ एक ही जगह लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है ना। तो एक रिसोर्स जो होता है उसको बहुत सारी जगह लगा सकते हैं, तो उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेस के, तो उसी चीज को हम एक रिसोर्स बोलेंगे जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं और वो स्कैर्स हैं, ठीक है। समझ आ गया, दो पॉइंट याद रख लिए। पहला क्या, बताओ बताओ बताओ। तो पहला है रिसोर्स वो चीज है जो स्कैर्स अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट, स्कैर्स मतलब जो कम, ठीक है, स्कैर्स मतलब मैं लिख देता हूं लिमिटेड, जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब मेनी यूजेस, ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, प्लेंटी ऑफ यूजेस, ठीक है। तो समझ गए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसोर्सेस आर स्केर्स, दूसरा क्या है, रिसोर्सेस व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो चलो सेकंड थर्ड स्लाइड में चलते हैं। देखो, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े भाई, साइंस पढ़ने में थोड़ा पता तो है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो, कोई इकोनॉमिक्स ना ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं चाहिए, सबको इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सबको ही इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, बस बताता कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने का, जो हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एट एन इंडिविजुअल लेवल। देखो, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप अभी खाना खा सकते हो, आप अभी एक दोस्त मांग रहा है भाई 500 दे दे, तो देखो, आप खाना खाने में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा, ठीक है, बल्कि उसको पैसा देने में। मान लो वो कहीं उड़ाने जा रहा है,
या फिर कहीं ट्रेडिंग में लगा रहा है, ऐसा कर, तो आपको किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा बताओ? खाना खाने में, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो आपके पास रिसोर्स है वो आपको किस, जैसे देखो रिसोर्स का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो आपको कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़े थे पहले, नहीं पढ़े थे? यूज कर रहे थे ना बचपन से, ठीक है। देखो ऐसे और सारे वैसे ही, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट एन लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। देखो आज आप एक चीज बनाते हो, मान लो आप आज आप कुछ एक बनाए, मतलब एक पेंसिल बॉक्स बनाए या कॉपी बनाए, तो आप क्या सोचोगे, मैं उसको किस तरह से डिजाइन करूं कि वो बहुत लोगों तक पहुंचे, ठीक है, मतलब बहुत लोग यूज करें, मेरा बहुत दिखने में, मेरा प्रोडक्ट बहुत दिखने में सुंदर हो, बहुत बिके। तो आप क्या चाहोगे एक प्रोड्यूसर होके कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे मुझे? क्या आप सोचोगे क्या नहीं मेरा लॉस में चला जाए, मेरा कंपनी डूब जाए? ऐसा नहीं सोचोगे ना। तो सब कोई क्या सोचते हैं, जो भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फार्मर्स हैं, वो क्या है, व्हीट ग्रेन सब कुछ प्रोड्यूस करे, वो तो क्या सोच रहे हैं, बाढ़ आ जाए मेरा खेती नष्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना। वो क्या सोच रहा है कि मैं अच्छे से मेरी खेती हो, मैं उसको बेचूं जाके, फिर मैं पैसे लाऊं घर में और सब कुछ अच्छे से चले। तो सबको ही क्या चाहते हैं, अपने जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो भी हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट एन लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। तो दूसरा थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। अभी देखो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको कहीं वायरल मत करना, ठीक है। देखो इंडिया के पास पैसा है, इंडिया वेलफेयर में लगा रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा है, वो कहाँ लगा रहा है भाई? उसके मिनिस्टर्स अपने बच्चों को फॉरेन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो सोशल वेलफेयर में लगा रहा है कि वो अपना पैसा? उसके पास जो टैक्स आ रहा है, पाकिस्तान के सिटीजन जो टैक्स दे रहे हैं, वो कहाँ लगा रहा है? इसीलिए वो कंट्री आज तक डेवलप नहीं हो पाया है, समझ रहे हो ना। तो सोशल वेलफेयर के लिए कैसे गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रहा है एक लार्जर पर्सपेक्टिव से, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पैसा एक कंट्री के पास आ रहा है और वो सोशल वेलफेयर में कैसे लगा रहा है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं, वो सब कुछ एक इकोनॉमिक्स के बच्चे को समझ आ सकता है, नॉर्मल आदमी को भी समझ आ सकता है। जैसे डीप में तो नहीं समझ पाएगा, बट एक लेमन लैंग्वेज में समझ पाएगा, ठीक है, कि पैसा इधर लग रहा है उधर लग रहा है, ये बेनिफिशियरी है या नहीं। तो वो सब कुछ इकोनॉमिक्स हमें बताती है, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास एक स्मॉलर पर्सपेक्टिव होगा, आपके पास स्मॉलर ब्रॉडबैंड होगा, एक छोटा आइडिया होगा कि मैं इतना ही सोच। अब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप बहुत सारी चीजें के बारे में समझोगे कि कंट्री में कैसे पैसा डिवाइड होता है, इंडिविजुअल फर्म में कैसे डिवाइड होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखो स्कैरसिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो खाने में क्या होता है, खाने में एक स्वाद आना चाहिए, उसका स्मेल आना चाहिए, वही सेंस है किसका, वही एसेंस है खाने का। और खाना अच्छा ही नहीं दिख रहा है, टेस्ट ही नहीं आ रहा है, स्मेल ही नहीं रहा है, उसका क्या एसेंस है भाई? वो जितना भी अच्छा हो कोई नहीं खाएगा, समझ रहे हो ना। तो इकोनॉमिक्स का एसेंस क्या है, स्कैरसिटी और चॉइस। यही दोनों वर्ड्स के वजह से ना पूरा इकोनॉमिक्स बना हुआ है। जैसे हमारे पास रिसोर्सेस है, तो देखो ये कैसे सब कुछ डिवाइड होगा, समझो। जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो हमको क्या है, स्कैर्स है, तो स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी मतलब कमी है हमारे पास चीजों की। तो जब एक चीज की कमी हो जाती है और उसको बहुत जगह यूज करना रहता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इधर इस पैसे को कहां पे लगाना ज्यादा फ्रूटफुल होगा हमारे लिए, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और हम उस चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिव यूज हमने पढ़ा था ना, रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है, तो वो ऐसे ही है, ठीक है, कि रिसोर्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत टाइप के हैं, बट वो क्या है, स्कैर्स अमाउंट में। तो हमें उसे अलग अलग जगह जो है उसे प्लेस करने के लिए हमें चॉइस चाहिए कि हमारे पास वो उतना क्षमता होना चाहिए कि हम डिसाइड कर पाए इस पैसे को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, समझ रहे हो ना। तो देखो scarcity क्या है, scarcity refers to the situation when you have a less than what you wish to have, it means shortage of commodity। मान लो देखो अभी जैसे क्या तुम्हारा जब एग्जाम्स अभी चल रहे होंगे हैप्पीली, तो देखो आपके पास जब एग्जाम आ जाएगा तो आपके पास टाइम का कमी होने लगेगा। क्यों? टाइम तो 24 घंटा ही था भाई, एग्जाम के पहले भी था, एग्जाम के बाद भी था, समझ रहे हो ना। बट एक टाइम पे हमें क्या लगता है ना, हमारे पास इससे ज्यादा समय होता है, हम बहुत ही पढ़ लेते, 48 आवर्स पढ़ लेते, 72 आवर्स पढ़ लेते, बट है कितना टाइम, 24 ही है। तो
24 आवर्स को हम कैसे किस जगह पे लगा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है उसको कम टाइम दे रहे हैं। तो वही है चॉइस। टाइम रिसोर्स उसको वो क्या है, कम है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, क्यों स्कैर्स है। फिर आता है चॉइस कि उसको फिजिक्स में लगाना है या जीके पढ़ने में लगाना है, समझ रहे हो ना। तो वो है चॉइस। तो वैसे ही जन्म लेता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चॉइस क्या है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैर्सिटी। भाई देखो तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है तो तुम कहाँ, तुम क्यों देखोगे मुझे इधर खर्च करना है इधर खर्च करना है। अभी अंबानी आ जाए कहीं चला जाए, वो कोलकाता के मान लो चोर बाजार चला जाए, वो देखेगा भाई कि मुझे ये खरीदना है। हम लोग जब जाते हैं तो हमारे पास एक बजट होता है कि हाँ इतना ही खरीद सकते हैं, एक कैमरा खरीद सकते हैं, एक लैपटॉप खरीद सकते हैं, एक स्पीकर खरीद, वो तो जाएगा भाई पूरा मार्केट ही खरीद लेगा, समझ रहे हो ना। जब किसी चीज की कमी नहीं होगी तो उसको खर्च करने में दिक्कत क्या है। हमें थोड़ी ना चॉइस करना है कि हमें इसे खरीदना है नहीं खरीदना है, हमें चॉइस करना है कि हम इसमें जाएं उसमें जाएं, वो सब कुछ आता ही नहीं। तो स्कैर्सिटी नहीं होगा तो चॉइस आएगा कैसे, समझ रहे हो ना। इसीलिए लिखा है चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैर्सिटी, ठीक है। तो चॉइस देखो, चॉइस एक्चुअल में है क्या, चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। It emerges because resources are scarce and resources have alternative uses. तो चॉइस एक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है जो कि जो हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। मान लो अभी चार्ज में लगा, मोबाइल चार्ज में लगा सकते हैं, लैपटॉप चार्ज में लगा सकते हैं, 1 घंटा है। तो अगर जिसको मोबाइल ज्यादा चाहिए तो मोबाइल चार्ज पे लगाएगा, तो उसने क्या चॉइस किया कि मैं मोबाइल लगाऊं। जिसको लैपटॉप में ज्यादा काम है वो लैपटॉप में लगाएगा, लैपटॉप का चार्जर लगाएगा, समझ रहे हो। तो हमारे पास जब चॉइसेस होती हैं तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। जब हर 1 घंटा ही टाइम है, 2 घंटा होता तो सब एक एक घंटा लगा लेता चार्जर, समझ रहे हो ना। बट टाइम कम है तो उसके पास चॉइस आता है, टाइम स्कैर्स है तो उसके पास आ गया क्या चॉइस, लैपटॉप चार्ज में लगाऊं या मोबाइल चार्ज में लगाऊं। तो वही है चॉइस, एक सिलेक्शन है कि हम कैसे सिलेक्ट करें, मोबाइल किसको मोबाइल लगाना, किसको लैपटॉप लगाना, समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहला चीज इधर लिखा है स्कैर्सिटी। इससे पहले भी हम एक चीज लिख लेते हैं, वो हो जाता है हमारा रिसोर्स। तो रिसोर्स होने से ही, जब रिसोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है भाई, पता है रिसोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि वो स्कैर्स है, मतलब उसका स्कैर्सिटी है। तो स्कैर्सिटी होने के बाद क्या आएगा हमारे पास, स्कैर्सिटी होने के बाद हमारे पास एक चॉइस आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्स को यूज करने के लिए। तो चॉइस आएगा, तो चॉइस आने के बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो समझ रहे हो ना फ्लो किस प्रकार का है। पहले तो देख लो, रिसोर्स है, फिर स्कैर्सिटी है, फिर चॉइस है, फिर डिसीजन मेकिंग है। तो एक ओवरऑल प्रोसेस है। और फिर ये स्कैर्सिटी चॉइस, इसके बीच में जो एरो है ना, यही सब चीजें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, समझ रहे हो। तो यही इकोनॉमिक्स का मेन फंडा है, इसी फ्लो में ही इकोनॉमिक्स चलता है, ठीक है। हम हर चीज में देखेंगे कि हमारे पास ये रिसोर्स है, फिर ये स्कैर्स होगा, फिर इसके लिए क्या क्या चॉइसेस हैं, फिर हम क्या डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखो जो हमारे पास रिसोर्सेस थे वो स्कैर्स हो गए, फिर हमें चॉइस करना पड़ा, फिर डिसीजन बनाना पड़ा। तो जब चॉइस करने की बारी आती है दिमाग घबरा जाता है, समझ रहे हो ना, दिमाग पागल, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल। तो वही चीज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हम किस तरह अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करें अलग अलग चॉइसेस में, समझ रहे हो। तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज, समझ रहे हो ना। मतलब पैसा है बट उसको कहां कहां अलग अलग जगह यूज करेंगे जाके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वही जो डिसाइड करने वाला फेज होता है ना कि मतलब पैसा है कहां पे लगाऊं कहां पे ना लगाऊं, तो वही हमको हमारे दिमाग में क्या क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वही चीज को हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, समझ रहे हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। देखो द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी। तो पहला क्या है, एलोकेशन कैसे करें लिमिटेड रिसोर्स, जो हमने सीख लिया। और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो जैसे आप लोग देखे होंगे राशन दुकान होता है, उधर हमको देते हैं, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं या जिनका इनकम बहुत कम होता है तो उनको राशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हम बोलें कि अंबानी आए अदानी आए तो उनका तो जरूरत ही नहीं है ना भाई। एक टियर 1 सिटी है,
उधर ज्यादा राशन दुकान होंगे, या जो टीयर 3 सिटी उधर ज्यादा होगा? टीयर 3 में होगा, क्योंकि देखो उधर ही जो ये जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है ना, जो खाना नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ पे लोकेट, वहां कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होगा? जो टीयर 3 सिटी होगा। समझ रहे हो ना? टीयर 1 में इतना प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए तो वो टीयर 1 है। समझ रहे हो ना? तो अगर हम टीयर 3 में ज्यादा राशन की दुकान खोलेंगे तो सोसाइटी को ज्यादा वेलफेयर, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा होगा, गवर्नमेंट का पैसा सही जगह यूज होगा। समझ रहे हो? तो वही है, यही दोनों मेन प्रॉब्लम है कि मतलब रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करें और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है जो सोसाइटी फेस करती है। तो देखो कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने से क्या क्या उसके कॉजेस हैं। तो पहला तो कॉज है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब आदमी का इच्छा कभी खत्म ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब आदमी को कुछ मिले तो वो और चाहेगा उसको। मतलब मान लो तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, तो आप सोचो कि मैं गाड़ी भी खरीद लूं, मैं मोबाइल भी खरीद लूं, मैं उधर घूमने भी चला जाऊं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, शिमला, आसाम, नीचे चला जाऊं, त्रिपुरा चला जाऊं, तिरुपति चला जाऊं। ठीक है, अब ऐसा सोचोगे तो आदमी की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। आपके पास 1 लाख हो, 1 रुपए हो, 1 करोड़ हो, 1 बिलियन हो, 1 ट्रिलियन हो, जितना भी हो, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों हो रही है? क्योंकि ह्यूमंस की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, फिर जो स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अभी देखो मैं बोलूंगा कि दुनिया में सब अमीर हो गए, सब ऑडी खरीदने चले गए, भाई ऑडी वाला जो कंपनी है वो इतना बना ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है हमारे पास वही कम है, तो इतना बना कहाँ पाएगा वो? उतना क्वांटिटी भी होना चाहिए, उतना उतना सब काम भी कर, सब अमीर हो जाएंगे दुनिया में, तो उधर बनाएगा कौन, काम कौन करेगा, बेचेगा कौन? समझ रहे हो ना? तो ये भी है। फिर ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, मान लो मेरे पास पैसा है, मैं पैसा सिर्फ घूमने में ही खर्च कर सकता हूँ। मान लो गवर्नमेंट ऐसा डिक्लेयर कर दिया आप पैसा सिर्फ घूमने में खर्च कर सकते हो, तो पैसा खर्च करने का जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्स था मेरे पास, ऑल्टरनेटिव यूजेस था, वो तो खत्म ही हो गया ना। हमारे पास पैसा और कहीं खर्च ही नहीं कर सकते, तो हम क्या घूमेंगे ही बस, जो भी पैसा आएगा वो घूमेंगे। खाना है, खाना को बस खा ही सकते हैं, खाना को और कहीं दे थोड़ी सकते हैं। चावल बना दिया किसी को दे दिया, वो हमें ऑडी दे दिया, मर्सिडीज, ऐसा कभी सुना है भाई? नहीं होता है ना। तो रिसोर्सेज जो है उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उस वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो एक पहले लेक्चर में हमने देखा था ना सिलेबस वाले की माइक्रो मैक्रो। तो देखो माइक्रो में क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजें चल रही है। जो ये लड़की है वो देख रही कि मैं कपड़ा खरीद लूं, कुछ अपने लिए ज्वेलरी खरीद लूं, कुछ गिफ्ट्स खरीद लूं, या कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, अपने स्टडीज पे इन्वेस्ट कर लूं। ठीक है, वो ऐसा सोच रही है। ये एक फर्म का मालिक है, एक इंडस्ट्री का मालिक है, तो वो सोच रहा है मैं लेबर पे ज्यादा खर्चा करूं या गुड्स पे ज्यादा खर्चा करूं, तो वो सोच रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे लोग देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एग्रीगेट लेवल पे है, मतलब एक बड़े पर्सपेक्टिव से, एक नेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक बड़े स्कोप से कि हम पैसा फॉरेन सेक्टर में लगाएं या डोमेस्टिक सेक्टर में लगाएं, टूरिज्म में लगाएं, ट्रैवल में लगाएं, कहाँ पे लगाएं। ठीक है, एजुकेशन में लगाएं। तो गवर्नमेंट के पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, तो उसको भी एलोकेट करना रहता है। तो जब कोई भी रिसोर्स को एक बड़े लेवल पे एलोकेट करना रहता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग मेजरली एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, फिर रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, कौन से नहीं है, वो सब चीजें देखते हैं। तो देखो इसमें जैसे प्रोडक्शन और कंजप्शन पे देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान देते हैं। हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि अभी किंडर जॉय का प्राइस कितना है, 45 है, नहीं 30 कर देते हैं, नहीं 25 कर देते हैं, बच्चे खरीद नहीं पा रहे। वो सब माइक्रो मैक्रो में नहीं, वो माइक्रो में पड़ेंगे। वो क्या है, वो किंडर जॉय जो कंपनी है वो डिसाइड करेगा, वो अपने लेवल पे डिसाइड कर रहा है, इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक कंट्री लेवल पे होता है, तो वो ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं करता है, तो उसके अंडर ये सब आता ही नहीं है। तो वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ए नेशंस इकोनॉमी ऑन ए ग्लोबल लेवल, मतलब ग्लोबल लेवल पे हमारा पोजीशन क्या है। जैसे हम इंडिया एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, क्या क्या किया उसने, क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या चीजों को सॉर्ट आउट किया, प्रॉब्लम्स को, वो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो माइक्रो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आई इंडिविजुअल याद होगा,
नहीं है तो सिलेबस वाला वीडियो देख लो भाई, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जो जो चीज हमारे अंडर आएंगी, जो जो हमको करना होगा, देखना होगा, उसको कैसे कैटर करना है कोई चीज को, तो वो सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली जो माइक्रो वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड मिक्रोस के वो से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। वो उसका मतलब क्या है, ये जो मैक्सिमम वर्ड आप देखोगे ना, उसको डिसइंटीग्रेट करोगे तो वो एक ग्रीक वर्ड से बना रहता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोस है उसका ग्रीक में मतलब है स्मॉल, ठीक है। मतलब एक छोटे जगह में, मतलब एक छोटा पर्सपेक्टिव लेके हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, मेजरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताता है, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। आपको क्या आइडिया होगा कि स्कैरसिटी क्या है, चॉइस क्या है, ये सब कैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब इंडिविजुअल यूनिट जैसे बता दो, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब आपके घर में पैसा कैसे खर्च होगा, कोई फर्म है वो कैसे पैसा खर्च करेगा अपना, जो उसके पास जो भी अमाउंट है, समझ रहे हो ना। उसके बाद इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फिर इंडिविजुअल मार्केट। तो सब कुछ के आगे इंडिविजुअल लगा है, कोई ग्लोबल लेवल पे नहीं चल रहा है, कोई कंट्री लेवल पे नहीं चल रहा है, सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट इज कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। तो समझ रहे हो, ये जो है, ये इसका कंसर्न बस इतना है कि वो देखता है कि जो आउटपुट निकल रहा है, मतलब जो कंट्री जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है उसका पैसा कितना है, वो उसका पैसा कितना रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, वो सब कुछ। और इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडस्ट्री है, वो अपने पैसे को कहाँ एलोकेट करिए, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने रख रही है, डिमांड सप्लाई, ये सब कुछ देख के वो लोग अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं या नहीं, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो एनसीईटी में एक बार आ चुका है कि व्हिच इकोनॉमिक्स इज टर्म्ड एज थ्योरी ऑफ प्राइस। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है बट इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो, इधर एक बड़ा सा डिफरेंशिएटिंग टेबल है माइक्रो और मैक्रो में, आप लोग एक बार देख लो, फिर मैं शुरू करता हूँ समझाना। देखो, हमने माइक्रो का मीनिंग तो देख लिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करता है, एन इंडिविजुअल फर्म, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल कंज्यूमर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से प्रॉब्लम्स को कैटर करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, एज ए कंट्री एज ए होल, ठीक है, एज ए नेशन एज ए होल, ठीक है, उस लेवल पे डिसाइड करता है क्या चीजें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और देखो फिर सेंट्रल इशू किसको कैटर करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। जो आउटपुट एक फर्म और इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्राइस कितना है, जो डिमांड को देख के, सप्लाई को देख के चूज किया जाता है। जो आपने पढ़ा होगा उनको पता होगा, देख लो, एक हमारे पास एक डिमांड और सप्लाई का कर्व रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। ये डिमांड और ये सप्लाई, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है ना, उधर हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। जहां पे वो इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट हमें प्राइस दे देता है। तो इसी से डिमांड और सप्लाई से हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। वो किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। पर मैक्रो में क्या है, कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट मतलब टोटल एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी को एक एज ए होल लेके हम जो आउटपुट, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक जनरल प्राइस लेवल हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ये नेशन लेवल पे, ठीक है। फिर देखो, एजम्पशन ऑफ स्टडी, हम इसको पढ़ेंगे क्यों, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम हमको क्या एजम्पशन रखना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम हमको क्या एजम्पशन रखना है। एक्चुअली क्या है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम हम ये देखते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स, मतलब जो लार्जर वेरिएबल्स हैं उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, और जो मैक्रो के लेवल पे हम लोग माइक्रो को कांस्टेंट मानते हैं। मान लो एक कंट्री का कुछ एक चावल का प्राइस डिसाइड हो रहा है, जनरल प्राइस, तो हम उसमें देखेंगे थोड़ी अंबानी का बहुत ज्यादा पैसा है और एक आदमी का बहुत ज्यादा कम पैसा है, तो ये सबके लिए जनरल है, आपके लिए जो प्राइस है अंबानी के लिए वही प्राइस है। तो समझ रहे हो ना, ये हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या उससे डील करते हैं। फिर आ जाता है सेंट्रल रोल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल रोल क्या है, माइक्रो फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई play the main role in the context of microeconomic problems like the problem of product pricing। जो भी आउटपुट हमारा निकल रहा है हमारे कंट्री से, उसका प्राइसिंग क्या है, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है।
बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का डील करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज plays an important role in the context of microeconomic problems like the problem of unemployment, poverty and inflation. समझ रहे हो ना? तो ये जनरली वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने पे ज्यादा ध्यान है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे जो हमारे इंडिया में बैंक लोगों का बाप कौन है? आरबीआई है। तो वो क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। वो पैसे को प्रिंट करता है, पैसा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कितना खर्च होना चाहिए, वो सब वो डिसाइड करता है। तो वो किस लेवल पे काम करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे काम करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, दो टाइप का इकोनॉमिक्स होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताए। एक्चुअली जो वो इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पे बेस्ड है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो एक ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स है। मतलब आप बोलोगे ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप ओपिनियन जब दोगे वो आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव मतलब पैसा कहाँ पहले खर्च हो चुका है, अभी कहाँ खर्च होगा, उसके बाद कहाँ खर्च होना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे हमको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, वो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो देख लो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। Positive economics deals with the economic issues or the economic behavior related to the past, present or future. It deals with such economic situations which can be studied by using facts and figures. तो एक्चुअली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना वो मेजरली फैक्ट्स पे बेस्ड है। आप नहीं बोल सकते कि हाँ इतना हुआ होगा, उतना हुआ है भाई, उसका डाटा है, उसका फैक्ट है, उसका फिगर है। तो जो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होने वाला है उसको हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर जो हो चुका है उसको हम एनालाइज करके आगे के लिए पैसा एलोकेट कर सकते हैं। तो वो सब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो यूजुअली फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट हाईलाइट्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये हमको बताता है कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उनका डेप्थ कितना है, उनका लेवल कितना है, वो कितने डीप में है या फिर ज्यादा डीप में नहीं है, छोटा छोटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर दिस स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, तो हमने ऊपर देख ही लिया है। दिस स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल ट्रूथ्स, मतलब ये ट्रूथ ही है। देखो जैसे पीछे कितना खर्च किया है गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, हम लोग देख सकते हैं डाटा देख के, समझ रहे हो ना? डाटा देख के हम लोग जान सकते हैं कि कितना खर्च हुआ है, वो फिगर्स पे बेस्ड है, तो वेरीफाइबल ट्रूथ्स है। These statements do not reflect any judgment or opinion. ये कोई जजमेंट और ओपिनियन एक्चुअल में नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है हमने देख लिया, जो वो ये इकोनॉमिक्स है व्हाट ऑट टू बी। इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो लोग देखते हैं कि हाँ ये होना चाहिए था, ये इसको रिसोर्स को यहाँ यूज करना चाहिए था। तो व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, वो ये डिस्कस करता है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स, मतलब वो लोग इकोनॉमिस्ट जो है उनके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है, तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब क्या हमें वैल्यू जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, उनके जो जजमेंट्स है उनके थोड़े वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा भारी होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? द स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, मतलब झगड़ा हो जाता है इन लोगों में, इकोनॉमिस्ट में, कि हाँ ये इधर दे दें, ये इस रिसोर्स को इधर एलोकेट कर दें, इस तरह से। These statements indicate opinions and are not verifiable. देखो कोई ओपिनियन को हम वेरीफाई कैसे ही कर सकते हैं। और एक जो लास्ट पॉइंट है, द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी। कोई ओपिनियन को हम गलत या सही नहीं बता सकते हैं, जिसका ओपिनियन है उसके हिसाब से सही है, समझ रहे हो ना? आपके हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है, बट उसको आप नहीं बोलो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू और फॉल्स हम कोई ओपिनियन को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? ये बस व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आगे चलते हैं। देखो ये छोटा सा जो डिफरेंस है ये आप देख लो, आपके बोर्ड्स में काम आ सकता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे चलते हैं। देखो इकोनॉमिक्स जान लिया, अभी इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय व्हिच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको बेचते हैं, फिर उसको खरीदते हैं, कुछ चीज एक्सचेंज में देते हैं। तो वो
जो इकोसिस्टम है ना वो एक इकोनॉमी बनाता है, समझ रहे हो, वो एक इकोनॉमी बनाते हैं, जो लोग हैं वो एक इकोनॉमी बनाते हैं। एंड इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ही नीड्स टू सैटिस्फाई हिज वांट्स, he depends on others, this is mutual dependence is the essence of economic activity। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी बोल दूं कि मैं फैक्ट्री भी खोल दूंगा, मैं खाना भी बना लूंगा, मैं घर भी बना दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, एक आदमी के लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो सब कोई अलग अलग चीजें करते हैं, तो एक आदमी के लिए सब कुछ एक इकोनॉमी बनाना पॉसिबल नहीं। तो बहुत सारे लोग जब बहुत सारे कामों को करते हैं, एक लेवल पे मैनेज करते हैं, तो वही चीज एक इकोनॉमी बनाता है, समझ रहे हो ना। तो देखो एक सिंपल इकोनॉमी क्या है, सिंपल इकोनॉमी इज वन ऑफ विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री। मतलब मान लो कि कोई एक सिंपल इकोनॉमी, मतलब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनका ज्यादा वांट्स नहीं है, उनका छोटा छोटा वांट है, कम पैसा है, वो कैसे एलोकेट करे, उसको बोलते हैं हम सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो पहला तो होता है प्रोडक्शन। मान लो किसान ने कुछ बनाया, व्हीट बनाया, फिर उसको एक्सचेंज किया, मतलब पैसे के बदले व्हीट हमको दे दिया, तो वो क्या है, एक्सचेंज हुआ। फिर आया कंजप्शन, जो हमने फिर व्हीट लाके खा लिया। ठीक है, यही तीन जो होते हैं वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो जो सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जैसे सिंपल इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक लेवल ऑफ पीपल इज लो, मतलब इनकम लेवल ऑफ पीपल इज लो, मतलब पीपल, लोगों का जो इनकम है वो कम है। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या है ना, लोगों का जो इनकम लेवल है वो ज्यादा है। ठीक है, फिर सिंपल इकोनॉमी में क्या है, उन लोगों का ज्यादा डिमांड नहीं है, मतलब जैसे गाँव में उनको थोड़ी ना पिज्जा बर्गर सब कुछ चाहिए, अभी बहुत सारी चीजें आ चुकी है मार्केट में, वो चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको बस चावल दाल रोटी सब्जी बस मिला सही है। उनको थोड़ी जाना है ज़ारा का कपड़े खरीदने हैं, जूडियो से कपड़े खरीदने हैं, और अलग अलग H&M के कपड़े खरीदने हैं, वैसा नहीं है, धोती कुर्ता सिंपल लाइफ, मजा नहीं लाइफ। ठीक है, बट वो है सिंपल इकोनॉमी। बट कॉम्प्लेक्स भाई इधर जाके ढूंढ रहे हैं, उधर जाके ढूंढ रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। लोगों का बहुत सारे मल्टीपल एज वेल एज एनॉर्मस वांट्स बहुत ही ज्यादा है, और बहुत अलग अलग टाइप के वांट है जो आप देख रहे होगा टीयर 1 सिटीज में। ठीक है, वो सब कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आते हैं। जो सिंपल इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, मतलब लोगों के बीच में इंटरडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे गांव में किसी को इधर से उधर जाना है, उसके पास साइकिल है, वो चला गया। मान लो अभी एक दिल्ली है, उसको एक मेट्रो सिटी है, एक हैदराबाद है, उधर लोगों को इधर से उधर जाने के लिए कुछ ही लोगों की जरूरत है, जैसे ओला बाइक्स कैब्स, उनकी जरूरत है। तो वो क्या है, उधर इंटरडिपेंडेंस ज्यादा हो गया, मतलब लोगों पे डिपेंडेंस ज्यादा आ चुका है। वो तो चल के नहीं जा सकता, अपना ऑफिस इतना दूर है, 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर होगा तो, पर गांव का आदमी क्या है, साइकिल चलाएगा चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उनका इंटरडिपेंडेंस कम है। और डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट, डिग्री एक्सचेंज इज वेरी है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज मतलब मान लो कि पैसा, हम किसी चीज कपड़े खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, गाँव में एक शर्ट खरीदेंगे 200 में आ जाएगा, एक टीयर 1 सिटीज में जाके अच्छा सा शर्ट खरीदेंगे तो उसका पैसा 2000-3000 इतना आ सकता है। तो जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है वो हाई रहता है कॉम्प्लेक्स में, और डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट रहता है सिंपल इकोनॉमी में। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो जो इकोनॉमीज होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में इसमें क्या है ना, जो ये प्रोड्यूसर इस पे राज करता है। प्रोड्यूसर बोले कोई शर्ट का प्राइस 1 लाख तो 1 लाख, आपके पास पैसा है तो खरीद लो, नहीं तो जाओ बाढ़ में, समझे। कंट्रोल में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई को देख के वो डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसमें प्रोड्यूसर का कोई मतलब इतना ज्यादा राइट नहीं होता, उनको भी देखते हैं बट उनका इतना ज्यादा दबदबा नहीं होता मार्केट पे। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया है, कुछ कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट डिसाइड करता है, कुछ कुछ सेक्टर में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म वो है जो मतलब जब आपका गवर्नमेंट का जो दबाव होगा, मतलब जो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा वो ज्यादा होगा, तो कम्युनलिज्म में आता है। सोशलिस्ट वैसा है, कैपिटलिस्ट वैसा है, और प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन मतलब जहां पे प्रोड्यूसर का राज है, तो जितना डिमांड उतना ज्यादा प्राइस। ठीक है, समझ रहे हो, कोई चीज का ज्यादा डिमांड हो रहा है तो उसका प्राइस बढ़ा देंगे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वो सब चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इस चीजों को थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं। तो देखो जैसे मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है, दीज आर द economies where the government control is notional. Market economy is a free economy in which producers are free to decide what to produce, how to produce, and from
whom to produce, मतलब इधर जो प्रोड्यूसर होता है उसका दबदबा ज्यादा है। मतलब मैं कुछ भी बनाऊं, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मान लो अभी सब कोई बिरयानी वाला चावल खाएंगे तो सिर्फ बिरयानी वाला चावल ही बना रहे हैं, दूसरे वाले चावल भी तो लोग खाते हैं ना भाई, बट उसका डिमांड कम है तो वो नहीं बना रहा है। बट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अगर आएगा, गवर्नमेंट अगर मार्केट के अंदर घुसेगा तो वो क्या बोलेगा, सब टाइप के चावल बनाओ, सब टाइप के लोग हैं, बस अमीर ही लोग नहीं है, समझ रहे हो। तो वो उस टाइप का है। बट मार्केट इकोनॉमी में क्या है ना, जो प्रोड्यूसर है उसका दबदबा ज्यादा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी, मतलब तुम्हारा जो मन चाहे वो करो, फ्री इकोनॉमी, समझ रहे हो। तो फिर आता है ऑल डिसीजंस आर टेकन विद द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वही बोल रहा हूँ, बिरयानी वाला चावल लोग ज्यादा खा रहे हैं तो बस वही बनाओ, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। बट मुंबई में जब अमीर लोग हैं, स्लम भी तो है ना सबसे बड़ा, तो उसको भी ध्यान रखे, वो नॉर्मल वाले चावल भी बना लो, बट वो बनाएंगे ही अपना, उनका उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। गरीब लोग तो चावल खरीदेंगे नहीं, कम कम खरीदेंगे, तो उनका क्या है, डिमांड और सप्लाई कम जाएगा, तो उनका उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा उसमें, तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कब, जब इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी हो। तो चलो जैसे यूएसए, यूके, ये सब कंट्री में मैक्सिमम पार्ट मार्केट इकोनॉमी में। तो जैसे फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर आता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मतलब क्या बनाना है, कितना बनाना है, उसका प्राइस कितना रखना है, वो सब कुछ। मतलब प्रोड्यूसर को ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर को एकदम हटा ही दिया सिनेरियो से, उनका भी ध्यान रखते हैं, उनका भी प्रॉफिट रखते हैं, बट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रखते जैसे मार्केट इकोनॉमी में। तो देख लो इसमें क्या लिखा है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच द डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज वेरी हाई। मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी में, मतलब कैसा क्या चीज बन रहा है, वो बहुत ज्यादा अधिक है आज कंपेयर टू मार्केट इकोनॉमी। तो इसीलिए जो कंट्रोल इकोनॉमी होता है उसका अलग नाम है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इसमें ऑल डिसीजंस आर टेकन विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों का कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो उसको गवर्नमेंट देखती है। किस टाइप का इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, जैसे ये चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, इधर क्या है, गवर्नमेंट का दबाव बहुत ज्यादा है, तो वो लोग इकोनॉमी को ये करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं, मतलब वो लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है, मतलब लोगों का, प्रोड्यूसर के पास ज्यादा पावर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हमारा इंडिया गिरता है, चलो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल इज मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा दबदबा नहीं है कि गले पे चढ़ दिए, मतलब उसका गला दबा दे रहे हैं प्रोड्यूसर का, भाई तू उतना में ही बेच, 40 में प्रोड्यूस कर रहा है तो 20 में ही बेच, ऐसा नहीं। वो देखो गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों में, मतलब जो बेसिक चीजें उसमें अपना जनरल प्राइस निकालती है, डिमांड सप्लाई का कर्व देखती है, फिर जनरल प्राइस निकालती है उस तरह से। तो उसका जो गवर्नमेंट का दबदबा इतना भी ज्यादा नहीं, बट जो जेनेरिक आइटम्स हैं जो सारे लोगों को चाहिए उसका पैसा वो नॉर्मली रखती है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच डिसीजंस रिगार्डिंग what to produce, how to produce, for whom to produce are taken on the basis of market forces of demand and supply। ठीक है, देख रहे हो ना किसका डिमांड ज्यादा है, किसका सप्लाई, जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसका सप्लाई भी तो ज्यादा होगा। ठीक है, जिस चीज का डिमांड कम जाएगा उसको ज्यादा प्रोड्यूस क्यों ही करेंगे, समझ रहे हो। आजकल कोई चॉकलेट्स खाएगा ही, दुनिया में सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया, कोई चॉकलेट ही नहीं खा रहा है, उसका सप्लाई कम गया तो उसका डिमांड कम गया तो उसका सप्लाई भी कम जाएगा। पहले हर दुकान में चॉकलेट मिल रहा था, अभी 10 में से एक दुकान में चॉकलेट मिल रहा है, तो उस तरह से। फिर जैसे एग्जांपल हमारा इंडिया है, देख रहे हो ना, मतलब जैसे चावल ये सब का प्राइस वो डिसाइड करेगा, जो लग्जरी आइटम्स है या फिर जो जेनेरिक नहीं है, ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है, मतलब लाइफ के लिए वो इतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है, उसका प्राइसेस प्रोड्यूसर्स खुद रख सकते हैं, तो उस टाइप का है। तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तो देख लो ये एक पूरा समरी है जो हमने पढ़ा किस किस टाइप का इकोनॉमी होता है। मतलब देख लो पहले नेचर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब पहले नेचर, इसमें क्या है, कंट्रोल में हमने क्या देखा, मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पावर है। फिर मार्केट में क्या है ना, जो इसमें गवर्नमेंट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सेंट्रली प्लान में क्या है ना, जो लोगों मतलब गवर्नमेंट एज्यूम करती है। फिर फ्री इकोनॉमी में क्या है, प्रोड्यूसर्स कुछ भी बना दे, कुछ भी प्राइस रख दें, सब कुछ चलता है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया है, मतलब उसमें कुछ कुछ जगह तो जो जेनेरिक आइटम्स हैं उसमें तो गवर्नमेंट उसका प्राइस डिसाइड करती है, और जो नॉर्मल आइटम्स है वो प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है, तो वो एक टाइप का मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर उसका जो मोटिव देखते हैं, किस इकोनॉमी का क्या मोटिव है। तो जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उसका मोटिव क्या रहता है, सोशल वेलफेयर, जो गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है। फिर मार्केट ऑफ फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दबा के पैसा कमाओ, ठीक है, उनका मोटिव यही होता है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर कंज्यूमर सोवेरेनिटी, मतलब इधर क्या है ना,
कंज्यूमर किंग है, समझ रहे हो? जो मार्केट फ्री इकोनॉमी है ना, इसमें कंज्यूमर किंग है। कंज्यूमर जो चाहे उसको, अगर कोई चीज ज्यादा चाहिए, डिमांड ज्यादा है, तो मान लो उसका प्राइस थोड़ा कम कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ही बढ़ा दिया, थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो पैसा उतना ही आ रहा है, बट थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है तो थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं। तो इधर कंज्यूमर किंग है, समझ रहे हो ना? तो उस टाइप का है। बट इसमें क्या है, कंज्यूमर इज नॉट सोवेरियन, मतलब कंज्यूमर के पास ज्यादा कुछ पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि मुझे कितना खरीदना है, कितना प्राइस में बिकना चाहिए। ये सब उनके पास कुछ पावर नहीं है। वो बस जाए, पैसा है तो खरीदो, नहीं तो घर भागो, समझा? वो फिलोसफी उनका है। किसका? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में क्या है ना, कंज्यूमर इज सोवेरियन, मतलब तुम खरीद सकते हो भाई, तुम H&M का खरीदना H&M से खरीदो, कहीं लोकल मार्केट से खरीदना वो खरीदो। पर गवर्नमेंट जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए भी ध्यान रखती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मैंने बोला था, राशन की दुकान जो है PDS, एंश्योर्स एसेंशियल सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर, समझ रहे हो? जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको वो कंज्यूमर तक पहुंचना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको भाई चावल 1 किलो 10,000 कर दिया, कौन खा पाएगा भाई? गरीब आदमी थोड़ी ना खा पाएगा। तो वो सब PDS के थ्रू गवर्नमेंट सप्लाई करती है। फिर देखो, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है? रिसोर्सेज तो कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट इसमें क्या है, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द पीपल। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड पीपल। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। फिर आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन, द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। जो फ्री इकोनॉमी है उसमें क्या करते हैं, द मार्केट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब दबा के पैसा कमाओ, वो वाला फिलोसफी है उनका। मतलब जितना डिमांड ज्यादा है उतना पैसा बढ़ा दो उसका, समझ रहे हो ना? मतलब आदमी तो खरीदेगा ही ना, उसका लत लग चुकी है। मान लो अभी हमको AI GPT या फिर इन चीजों की लत लग चुकी है, तब भाई 17,000 में कोई बेच रहा है, कोई 20,000 में बेच रहा है, कुछ लोग खरीदे रहे हैं क्योंकि उनको एक चीज की लत लग चुकी है। जियो ने भी तो वही किया ना, पहले इंटरनेट का लत लगा दिया, फिर पैसे बढ़ा दिए। तुम यूज नहीं करके अभी रह सकते हो? नहीं रह सकते ना, तो लत लगा दिया। तो उस टाइप का ही ये है, पहले लत लगा दो, फिर पैसा बढ़ा दो, दबा के पैसा कमाएंगे उसमें। फिर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, प्राइसेस जो डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और जो नॉर्मल चीजें हैं वो जो प्रोड्यूसर है वो खुद इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड कर लेगा, ठीक है? जो लास्ट पॉइंट है देखते हैं, डोमिनेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें जो है क्या ना, इसमें पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और ये वाला क्या है, मार्केट में प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है ना, बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी। जैसे हमारे बहुत सारे यूनिकॉर्न है इंडिया में, फिर PSUs हैं, तो वही एक सीधा साधा एग्जांपल है कि जो हमारा जो इकोनॉमी है ना वो पब्लिक सेक्टर भी हैंडल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी हैंडल कर रही है, समझ रहे हो ना? फिर चलो, आज तो खत्म हो गया आज का, ठीक है? तो ये देखो, ये फर्स्ट लेक्चर था आपका, और ये फर्स्ट छोटा सा जो चैप्टर वो हमने पूरा कवर ही कर लिया है। तो इसका आप अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर से वीडियो देखो, या फिर जो आपको याद है उसको नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके MCQs करेंगे, किस टाइप के MCQs MCT में आते हैं, CUT में आते हैं, वो सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। अभी तो पढ़ लिया ना, अभी पता कैसे चला कि इस चैप्टर का कौन सा पॉइंट को ज्यादा एम्फोसिस करना है, रिवीजन करना है, एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है, वो MCQ से पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रखो, ठीक है? नेक्स्ट जो क्लास है वो भी फ्री है, यूट्यूब पे ही आएगा, तो उसका टेंशन मत लो। तो आप लोग के लिए एक डेमो लेक्चर था ये। थैंक यू।